चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज की क्लास है हमारी मिडवाइफरी एंड ओबीजी को लेके। तो जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि अपकमिंग टाइम में जितने भी एग्ज़ाम है क्लास उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर मे भी हो सकता है आपको ओबीजी के अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के या फिर आपको मे बी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन भी मिक्सअप रह सकते हैं। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं, चैनल की क्लासेस अच्छी लगती हैं, जिनके डाउट हैं कि क्या आपकी कहीं पर कोई और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो नहीं, अभी तक तो नहीं, बट मे बी 6 मई से आप सभी के लिए 6 जून से, ऑलरेडी आज 30 मई हो गए, 6 जून से आप सभी के लिए मेंबरशिप क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। चांसेस पूरे 100% हैं, बट 6 मई से आप सबकी मेंबरशिप क्लासेस हो सकती हैं। तो जो भी लोग उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहेगा वो कर सकता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं बता दूं मेडिकल एंड नर्सेज हब की ऑफिशियल पीडीएफ सभी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 8500 MCQs दिख रहे हैं, ये पीडीएफ में अभी अवेलेबल है। मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से जो इनके चार्जेस थे वो अभी डिडक्ट किए गए हैं फॉर 10 जून तक के लिए। टिल 10 जून तक के लिए आपको चार्जेस पहले रखे गए थे। जो पीडीएफ हैं वो सभी चार्जेबल हैं, ये आपको विदाउट पेमेंट के नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन पीडीएफ में 43 पेपर्स, दैट मीन्स आपके 4000 प्लस AMCQs, फिर आपके ऑफिशियल पेपर, एक होते हैं मॉडल पेपर जो एज़ पर सिलेबस कोई भी टीचर बनाता है जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो, और एक होते हैं ऑफिशियल पेपर। 42 पेपर मतलब आपके 4250 MCQs। मैं इतना ऐसे और इसलिए हूँ क्योंकि एक पेपर में 150 क्वेश्चन आए थे, इसलिए। क्लियर है? तो अब आपके यहाँ पर मिला के 8400 प्लस है जो MCQs हो जाते हैं। हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम में MCQs में ही पेपर आता है। 1000 की पॉइंट्स, अंदाज़ा लगाइए, आपने 9500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको इसमें से यदि बस्ट केस में बात करती हूँ कि 50% भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए, तो आप सोच के चलिए, और आपने जो और पढ़ा है, ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी इन्हीं से बस पढ़ते हैं। क्लासेस ज्वाइन किए रहिए चैनल की, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं क्लासेस का, आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो जो भी लोग ये सभी चीज़ें लेना चाहते हैं तो इन सभी के चार्जेस आज से लेके टिल 10 जून तक, 10 जून तक के लिए सभी चार्ज है जो इतने कम कर दिए गए हैं। तो जो भी लोग इनको लेना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके मुझे ले सकते हैं, 8880468078। तो यहाँ पर जो भी लोग मटेरियल लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इनके चार्जेस जो एक्चुअल चार्जेस थे वो 650 थे। अब आप मान के चलिए बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि क्या है, उनको कम किया जा सकता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये पीडीएफ नहीं ले पाते हैं और आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनसे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेडिकल नर्सेज हब की बुक्स पर भी अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। CHO एंड NHM बुक, जो भी लोग ये बुक डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, ओनली 550 में आपको अवेलेबल है। आपके सामने एक डाउट ये होता है कि क्या इन बुक्स से और इन पीडीएफ से होगा, तो मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि 70% क्वेश्चन आपको इस बुक और इन पीडीएफ मिला के आप पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। ANM की भी बुक है, ANM की कंप्लीट गाइड फॉर ANM है। तो ANM बुक जो भी लोग डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं ओनली 450 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप लोग ले सकते हैं। ANM वालों को पीडीएफ अवेलेबल है ओनली 99 रुपीज़ में। एक चीज़ याद रखें, ANM वालों की पीडीएफ है, ANM वालों को प्रीवियस पेपर पीडीएफ है ओनली 99 रुपीज़ में। जो भी लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं नोट्स, आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है, जैसा आपका मन हो, आपको इनसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, which of the following organism is most common cause of early onset neonatal conjunctivitis? बच्चे में, न्यूनेट में, बच्चा जब बॉर्न होता है, न्यूनेटल पीरियड होता है, मतलब 7 दिन का, क्या है यहाँ पर, न्यूबॉर्न है बच्चा, क्या है यहाँ पर, अर्ली न्यूनेटल पीरियड में यदि बच्चे को कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन का कॉज क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया,
ट्राइकोमोनियासिस ई या फिर इकोलाई, इश्चरीचिया कोलाई। क्या है कि न्यूनेटल पीरियड में, अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल पीरियड में कंजक्टिवाइटिस यदि बच्चे को होता है, कॉमन रीजन होगा क्या, क्लेमाइडिया। क्या होगा, क्लेमाइडिया है जो इसके लिए कॉमनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा आपको रेशनल भी दिया गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं, बट इन द मोस्ट कॉमन कॉज होगा किसके लिए, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटस। क्या होगा, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटस। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं कि उनको क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, बट वो असिम्टोमेटिक है। असिम्टोमेटिक का मतलब होगा उनमें कोई सिम्टम नहीं है, मतलब उनकी बॉडी कोई लक्षण शो नहीं कर रही है, बट उनमें है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें यदि कंजक्टिवाइटिस होता है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, तो यहाँ पर क्लेमाइडिया को ही रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है। इंडिया का तो अभी पता नहीं, लेकिन यूएस में होता क्या है, यदि बच्चे को क्या है, यदि बच्चे को एक कंजक्टिवाइटिस के चांसेस लगते हैं कि माँ को होगा तो बच्चे को हो सकता है, तो उस दौरान या तो एरिथ्रोमाइसिन या फिर सिल्वर नाइट्रेट एज अ प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे पहले ही दे दिया जाता है कि बच्चा पैदा हुआ। जैसे हमारे इंडिया में तो ये अभी तक नहीं दिया जाता है। इंडिया में एट बर्थ क्या दिया जाता है, एट बर्थ या विद इन 24 आवर के अंदर क्या देते हैं हम, हेपेटाइटिस बी का टीका दे देते हैं, क्लियर, विटामिन के इमीडिएट दे देते हैं, बीसीजी दे देते हैं और ओपीवी का 0 डोज दे देते हैं। तो इंडिया में तो एट द बर्थ दिया जाता है। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तब हेपेटाइटिस बी भी नहीं देते हैं। विटामिन के बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है तो अलग डोज रहेगा, हाफ डोज दे दिया जाता है। बीसीजी इंट्राडर्मल दिया जाता है, ओरल पोलियो ओरली 0 डोज दिया जाएगा। बीसीजी लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली वैक्सीन है। तो इंडिया में नहीं दिया जाता है एरिथ्रोमाइसिन है, सिल्वर नाइट्रेट, बट अदर कंट्रीज़ में जस्ट लाइक यूएसए में कि एज अ प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे ये दे दिया जाता है बच्चे को जन्म लेने के विदिन 1 घंटे के अंदर ही, ताकि बच्चे को कंजक्टिवाइटिस ना हो पाए। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन, और इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटॉमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज़ होगी, सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम, या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल, या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी, तो वो होगी लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल की बात करें हम तो वो हो जाता है कितने में, 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं, 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में। 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में, 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह है वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज डेवलप्ड जॉइंटली द WHO एंड यूनिसेफ एंड लॉन्च्ड इन द ईयर। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है, BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था, तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब, 1991 में, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है, 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के।
ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराएं। विद इन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे, ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज़ नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है, और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। सभी चीज़ें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है, हेल्थ एजुकेशन। जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या, फैमिली प्लानिंग। टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने, 5। केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो पांचों कंपोनेंट्स किसके हैं, अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर। तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है, 4 मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, 4 मिल्क भी होता है और हाइंड मिल्क भी होगा। और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या, कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, 4 मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे, क्या होंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट। लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेकर 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज़ के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा, लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें। मरासमस का मतलब क्या होगा, बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा, फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन यूनिट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विद इन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा, यदि विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाए। विद इन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है, मतलब क्या है, वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद। कितना, 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों, क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को
इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg/dl के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज में 4 डिसीज इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज़ है वो होगी आपकी क्या, टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है, बूट शेप। हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा, साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, VSD, क्या क्या, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर ASD, PDA और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या, आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है, आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में कौन से साइन है जो और ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं, कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिन्स्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके, मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट। यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे, डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल, वल्जिंग फॉन्टेनेल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपर कैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा, यदि बच्चे को क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हुआ है न्यूनेट को। न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या, फॉन्टेनेल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे, डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनेल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में। किसमें, हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ बल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें, डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी, बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी। यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो लेट नहीं होगा, अर्ली होगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा, लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस 2 ग्रुप में रहेगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए, यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए, यदि 72 घंटे के अंदर, कितना, 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में
7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे, यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है। लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा हैं जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो, जो कि 2016 से यहाँ पर यदि, क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही हैं तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से हैं। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनिंग। क्या कहेंगे? वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। एनासार्का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज़्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार्का देखने को भी मिलेगा। एनासार्का का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर लें तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आँखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आँखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आँखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज
3 C's observed in tracheoesophageal fistula include all of the following except। तो यहाँ पर ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है, 3 C's हैं। कौन सा C है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है, ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ, फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा? रिकेट्स। क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स। स्कर्वी होता है सी की कमी से। पेलाग्रा होता है नियासिन, किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। इसके 3D सिम्टम 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज इफ शी हैज़ एक्सपीरियंस सेसेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ। यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप हैं? सजेस्ट है मतलब स्टॉप हैं, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं? 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं। कितना? लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं। और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी किसी में कुछ यदि जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हों। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन। हमारे शरीर का पूरा भार कहाँ पे होता है? इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज पर, इलियाक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है? जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा? ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा? इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है? 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और ये डायलिटेशन देखने को कब मिलता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यहाँ पर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल। सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका? वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या? सेकंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं इसमें। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विदिन 15 से
30 मिनट 15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है। यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या? डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर। तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है? डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसका जो लेयर है वो है कौन सी? डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum। दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा? ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा या फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है? आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका? लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर पेन ऑन पोस्टपार्टम डे 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ आफ्टर पेन। तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है? यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है पोस्टपार्टम डे है तो, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बॉटल फीडिंग, डायबिटीज़, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, क्योंकि ना तो यहाँ डायबिटीज़ के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए? 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg। कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का? तो एज़ पर WHO के इंडियन बेबीज़ और सभी बेबीज़ का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं? LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट इज आइडल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज। तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा? 2 to 3 डेज फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 days प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी क्या होती है? इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में ये करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई। तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी हैं? माला डी, माला एन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है होती है माला एन। कौन सी? माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपये में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है? लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज़ कर सकती हैं क्या? मिनी पिल्स।
क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ स्टिल बॉर्न इन्फेंट्स। द नर्स इज अवेयर दैट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है, यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई, क्या है, डेड है, जो फीटस रहा है। डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का एनएसटी करते हैं तो किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट या मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए एनएसटी कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का, आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं। इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि प्रीवियस बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है, फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था जो रिसेंट में ईएसआईसी का यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए फुली, विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसीडेंसिया। क्या होगा, प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट होती है क्या, प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग। कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HCG, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल, और वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती है। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम, क्या नाम है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन, एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। पायरिडॉक्सिन दिया जाता है, ओंडम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और HCG हार्मोन है, क्या है यहाँ पर, HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन, A mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो ये क्या है, इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है, अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है, डर है, तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है,
लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गई है, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है, लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज़ की जाती है। कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन इंक्लूड होता है वो क्या होता है, वास डिफरेंसेस। क्या हो गए, वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part, it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the। जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पे आ जाए, तो ये क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, कॉर्ड हो गई, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया, कॉर्ड आ गई। नेक्स्ट वन, चैडविक साइन मीन्स। तो चैडविक साइन का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। और एमपी ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया है ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है, क्या है, इकोनोकोकस। क्या है, इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है, ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज। तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है। तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना। तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज़ है जो किसके लिए किया जाता है, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या, टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइपनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किए जाते हैं, क्या यूज़ किए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या हैं, मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी, और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाए। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ PGE2 इज। तो PGE2 का एक्शन क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का।
तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलेटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे? तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉईल तो कर नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा, तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स इट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ किसका है? WHO का। किसका? WHO का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज। फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन, द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज। तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना। उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा। तो एड्स क्या है? सबको पता है। एड्स क्या है? वायरल डिसीज़। HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज़ है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है? रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि न्यूट्रिशनल आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमें फिरें, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज़ नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, BP बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का रीजन क्या है? अनसेफ अबॉर्शन, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में यदि हम बात करें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मैटरनल डेथ का मेन रीज़न होता है हेमरेज। और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर द डिलीवरी। कॉमनली जो मेन रीज़न होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो यहाँ पर पूरा एक कंबाइंड करके क्या कहा जाता है? हेमरेज। अब ये हेमरेज कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 6 वीक तक कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एग्जाम्पल इज। तो सेकेंड जनरेशन IUD कौन सी है? लिपेज लूप, कॉपर-T 380A, प्रोजेस्टासाइट या फिर LNG-20 और मेरेना। तो जितनी भी हार्मोनल होती हैं वो थर्ड में आ जाती हैं। फर्स्ट में आपकी नॉन हार्मोनल रहती हैं जिसमें लिपेज लूप आता है। सेकंड में आपका क्या आएगा? सेकंड में आपका कॉपर-T 380A आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा? कॉपर-T 380A जो कि 10 साल तक के लिए लगवाई जा सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? 10 ईयर। यदि इसके पहले रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिसीज सर्वेलेंस एफर्ट्स। तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिसीज़ की सर्विलेंस के ऊपर काम करेगा? यूनिसेफ,
नासा, WHO, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है, WHO ये काम करता है, कौन करेगा? WHO करेगा। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे? 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे? तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा? होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं? तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है। कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किस में देखने को मिलेंगे? मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू? डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है? मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ द अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है? जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा? स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा? स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है? अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है? डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लेम्प करेंगे? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लेम कब करनी है? कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लेम द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस।
तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, निसीरिया गोनोरिया। क्या है, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है, कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से टिटनस का, कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा, बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है, वो ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस इज द सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पासिटी in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging और arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण, टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे, ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है, आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है, ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर with high blood pressure is sufficient to categorize her as having pre-eclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे, +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है और ये क्या करेगा, बिलिरुबिन को क्या करेगा, बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा, बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो वो क्या है, फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए, इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू द ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने,
तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है। तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए? मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो वो किसके लिए है? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन? तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। तो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी? विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर है यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और ये कब होगा? डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है? विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है तो यह माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना? तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर जो इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं,
कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, जो यहाँ पर अब ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं कि ए बस है कि बी है या नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। तो दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था, तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है, जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी। एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी, तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था, जो कि जेपी नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं, तो ये 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है? मिशन इंद्रधनुष। मेन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया, तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी? जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया? लुइस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया? एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू? एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी, तो वो थी स्मॉल पॉक्स, और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी? पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया। पहले 7 थी, जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन्स को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर
टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउ-अ-डेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम ILR भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड वैक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था? 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूँ कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड